तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज 11th का हम लोग केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं, पहला चैप्टर। ठीक है। और आज पार्ट यहाँ पे लेक्चर चौथा मेरा है और लेक्चर चौथा में हम लोग बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट को लेकर। किसको? मूल कंसेप्ट को लेकर बात करने वाले हैं और इस वीडियो में आप जानेंगे कि मूल कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है। और पार्ट तीसरा, दूसरा और पहला नहीं देखें लेक्चर हमारा, तो जाके प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से जरूर इसको देख लीजिए। शुरू से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। आज की वीडियो में एक नया टॉपिक है मोल कंसेप्ट। ठीक है। यहाँ से केमिस्ट्री की अच्छी से शुरुआत होती है, क्योंकि मोल कंसेप्ट नहीं जानेंगे तब तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे आप 11th केमिस्ट्री के। ठीक है। तो मोल कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इसको बहुत अच्छे तरीके, बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट को। ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल क्या होता है। तो देखिए, मोल की जो अवधारणा है वो एवोगैड्रो द्वारा दी गई है। ठीक है। ये बात आपको पहली पॉइंट याद होनी चाहिए कि जो मोल की अवधारणा किसने दिया? एवोगैड्रो द्वारा दी गई है। ठीक। अब मोल क्या है, इसके लिए हम लोग कुछ इकाइयों को लेकर समझेंगे। ठीक है, कि मोल क्या है। जैसे यहाँ पे एक सैकड़ा होता है ना, जैसे आप लोग जानते हैं एक सैकड़ा में कितने होते हैं नंबर? 100। फिर एक सशस्त्र होता है जिसे 1000 कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में उसको 1000 कहते हैं और सैकड़ा को 100 कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक दर्जन होता है ना, तो एक दर्जन में कितने होता है? 12 नंबर होते हैं। मतलब कि 12 नंबर को हम एक दर्जन कहते हैं। अगर नहीं कहते हैं कि 12 के एक दर्जन केला दे दीजिए, तो उसमें 12 केले होते हैं। ठीक है। 12 किलो को मिलाकर एक दर्जन होता है। ठीक है। तो नंबर की संख्या है, एक कोरी में 20 नंबर होते हैं। ठीक है। इसी तरह एक मोल आपका क्या है? एक निश्चित संख्या होती है। जैसे एक दर्जन में एक निश्चित संख्या हो गई ना, कि एक दर्जन में 12 ही आपके नंबर होंगे, एक कोरी में 20 ही नंबर होंगे, एक सशस्त्र में मतलब 1000 में आपके 1000 होंगे, एक सैकड़ा में आपके 100 में। ये फिक्स नंबर होते हैं, एक निश्चित नंबर होते हैं। इसी प्रकार आपका मोल भी एक फिक्स नंबर होता है कि एक मोल बराबर कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एवोगैड्रो संख्या। मतलब एक मोल कितना होता है? इतना नंबर होता है। और इतना को ही हम कहते हैं एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है। एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मोल क्या है। तो मोल एक क्या है? निश्चित संख्या होती है। मोल एक निश्चित संख्या होती है किसी भी पार्टिकल को, किसी भी छोटे छोटे कण को, पदार्थ को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए। ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मोल एक निश्चित संख्या है। ठीक है। और इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग, जो मोल का प्रयोग करते हैं वो एटम मतलब परमाणु, मोलिक्यूल मतलब अणु, आयन। ठीक है। आयन मतलब आयन होता है। ठीक है। तो परमाणु, अणु, आयन को उनकी मात्रा बताने के लिए हम लोग एवोगैड्रो संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई तत्व है। ठीक है। एलिमेंट्स है। अब ये क्या है? तत्व। अब ये तत्व कितने एटम से, कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, उस परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग मोल में इन परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। किसमें? मोल में। क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत ही अत्यधिक संख्या में होते हैं, बहुत ही अत्यधिक संख्या में होती हैं। इसलिए इसको संख्या को नापने के लिए हम लोग मोल का यूज़ करते हैं कि इतना मोल इसमें एटम्स है, चाहे इतना मोल से इसमें अणु हैं, इतने मोल से इसमें आयन है। ठीक है। परमाणु रहेगा तो परमाणु नापेंगे, कितना मोल परमाणु। अणु रहेगा तो इतना मोल अणु, आयन रहेगा तो इतना मोल अणु आयन। ठीक है। इस प्रकार मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। तो चलिए, यही सारी चीज़ें आपको मोल धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा और आगे चल के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग क्या जानने वाले हैं कि मोल क्या है, मोल कैसे ज्ञात करते हैं, मोल धारणा क्या है, मोल धारणा से लाभ क्या है, सारी चीज़ें के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। तो आइए एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक आप लोग नोट कीजिएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा। चलिए, तो अब देखिए मोल, यहाँ पे क्या लिखा है? मोल। मोल को देखिए स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए, मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब मोल क्या है, यहाँ पे कुछ फैक्ट है, इसको लिख लीजिए कि मोल पदार्थ की मात्रा का इकाई है। जो मोल है वो पदार्थ की मात्रा, मोल जो है पदार्थ की मात्रा की क्या है? इकाई है। मोल एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। मोल क्या करता है? एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। और मोल का संबंध जो है वो पदार्थ के द्रव्यमान मतलब पदार्थ के मास, उनके कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, और गैस के आयतन वॉल्यूम से है। जो मोल का संबंध है पदार्थ के द्रव्यमान से है कि उनमें कितना पदार्थ का द्रव्यमान है, कितना मोल द्रव्यमान है, चाहे कणों की संख्या कितना इसमें मोल कणों की संख्या है, चाहे कितना मोल आयतन उसमें है। ठीक है। तो यह पदार्थ के द्रव्यमान और कणों की संख्या और गैस के आयतन से यह संबंध रखता है मोल। और मोल एक निश्चित संख्या है और मोल पदार्थ की मात्रा का इकाई है।
ठीक है। अब क्या चीज़ है, अब ध्यान से समझिए। देखिए कुछ फार्मूला में लिखा हो, इसको नोट कर लीजिए कि एन बराबर डब्ल्यू बटे एम, एन बराबर एन नॉट बटे एन ग्रेड, एन बराबर वी अपान 22.4। तो अब यह फार्मूला आप लोग लिख लीजिए अभी, ठीक है। फिलहाल अभी लिख लीजिए, अभी आगे चल के इस फार्मूला को मैं ड्राइव करूंगा अच्छे तरीके से। अभी इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक। इसको नोट कर लीजिए फिलहाल। अभी मैं बताऊंगा कि डब्ल्यू क्या है, एम क्या है, आगे चीज़ है, लेकिन फिलहाल अब तक इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मोल की परिभाषा यहाँ पर लिखा हो, तो मोल वही था। मोल को एक स्टैंडर्ड परिभाषा दिया गया है कि मोल को और तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कि मोल की परिभाषा हेडिंग डालिए। देखिए लिखिए इसमें मोल को अच्छे तरीके से डेराइव किया है कि मतलब मोल क्या बताया आप लोगों को अच्छे तरीके से कि किसी पदार्थ की एक मोल, किसी भी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही रासायनिक इकाइयों को हम कण कहते हैं। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ या कण है जितने परमाणु शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम में है। अब कार्बन 12 के 12 ग्राम में है, इसका क्या मतलब कह रहा है? तो इसका मतलब यह है कि कार्बन 12 का मतलब कि कार्बन के परमाणु मास, अरे एटॉमिक मास, परमाणु मतलब द्रव्यमान भार, ठीक है। तो कार्बन के 12 द्रव्यमान, कार्बन के कितने होते हैं? 12 द्रव्यमान होते हैं, एटॉमिक मास। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी कार्बन परमाणु होते हैं उन्हें एक मोल कहते हैं। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के, देखिए ध्यान समझिए, ये थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं समझने में, लेकिन फिलहाल आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी कार्बन परमाणु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन बराबर, ठीक है, यहाँ पे एन बराबर मैं डब्ल्यू बटे एम लिखा हूँ एक फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। इसको अभी मैं समझा रहा हूँ। तो एन बराबर डब्ल्यू, वेट कितना है इसका, मास कितना है, तो 12, तो 12 लिख दिया, बटे में एम। एम यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो एम यहाँ पे एटॉमिक मास है, ठीक है। क्या है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना है इसके? 12 ग्राम दिया है। तो 12 बटे 12 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और 1 क्या है यहाँ पे? एन बराबर 1, मतलब नंबर ऑफ मोल, मतलब 1 मोल के बराबर ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ 1 मोल कितना के बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 परमाणु। मतलब हमको एक मालूम चल गया कि 12 ग्राम, मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उन्हें एक मोल कहते हैं। 1 मोल बराबर इतना होता है, और मैं इसको निकाल के दिखाया हूँ कि 1 मोल कितना आया है, कितने के बराबर, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू जो है वेट को मास कहते हैं, जहाँ जो कि 12 ग्राम दिया है, और एटॉमिक मास दिया है 12, तो 12 बटे 12 ही होगा। तो वेट 12 हो गया, एटॉमिक मास भी 12, 12 से 12 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 मोल आ गया। 1 मोल इतना परमाणु के बराबर होता है। तो वही चीज़ तो लिखा है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी कार्बन परमाणु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए इसको नोट कर लिया। अब आते हैं फार्मूले को लेकर। किसको? फार्मूले को लेकर आते हैं। देखिए कुछ फार्मूला में मोल का फार्मूला लिखा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। तो फार्मूला ऑफ मोल क्या लिखा है? फार्मूला ऑफ मोल लिखा है। पहला फार्मूला देखिए, मोल को तो हम लोग के स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। पहला फार्मूला है एन बराबर डब्ल्यू बटे एम। दूसरा फार्मूला है एन बराबर एन नॉट बटे एन ए। तीसरा है एन बराबर वी, मतलब वैल्यूम यहाँ पे लीटर में है, तो वैल्यूम बटे 22.4। या तो आप वैल्यूम को अगर ml में करेंगे तो यहाँ n बराबर v जो है वैल्यूम ml में होगा, तो यहाँ 22,400 आ जाएगा, ठीक है। तब इसको ml में चेंज करेंगे तो इतना वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला जो 3 आपको दिखाई दे रहे, तीनों फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर देना है। n बराबर डब्ल्यू बटे एम, एन बराबर एन नॉट बटे एन ए, और n बराबर v बटे 22.4। अब कौन सी चीज़ क्या है, इसको हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो n है यहाँ पे, n किसको दर्शाता है? मोल को। n बराबर क्या है? मोल। w क्या है? तो w है मास इन ग्राम, ग्राम में द्रव्यमान, मतलब जो द्रव्यमान है वो ग्राम में है, ठीक है। तो w बराबर क्या हो जाएगा? मास इन ग्राम, मतलब किसी भी तत्व का, ठीक है, जो द्रव्यमान होगा वो ग्राम में होगा, तो उसे हम लोग किससे? W से डिनोट करेंगे, ठीक है। m क्या है? तो एटॉमिक मास फॉर एटम, ठीक है। तो जो m होता है वो दोनों के लिए होता है, मतलब परमाणु के लिए भी, जो परमाणु के लिए, अगर परमाणु के लिए होगा, अगर परमाणु रहेगा तो वहाँ पे परमाणु भार कहलाएगा। अगर कोई एलिमेंट्स अगर परमाणु है
तो जो यम डिनोट करेगा उसको परमाणु भार को करेगा, लेकिन परमाणु की जगह अगर अणु रहेगा तो वही यम अणु भार के लिए डिनोट करेगा, सिंपल। तो वही यम एटॉमिक मास फॉर एटम या तो मोलार मास फॉर मॉलिक्यूल, मतलब परमाणु के लिए परमाणु भार होगा और अणु के लिए अणु भार कहलाएगा स्मॉल एम। और एन नॉट, ठीक है, एन नॉट जो है वो कणों की संख्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने कण हैं, ठीक है। एन नॉट क्या है, किसको दर्शाता है, कणों की संख्या को, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और एन ए, एन मतलब क्या होता है नंबर, ए मतलब एवोगैड्रो संख्या, मतलब एवोगैड्रो संख्या, तो एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, यह होता है। क्लियर, क्लियर हो जाना चाहिए। अब वी जो है वो गैस का एसटीपी पर लीटर में आयतन, गैस का एसटीपी पर लीटर में आयतन कहलाता है वी। अब एसटीपी क्या होता है मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इतना चीज़ पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। अब फार्मूला में जो जो भी अक्षर था कि एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, एम क्या है, एन नॉट क्या है, मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इन्हीं तीनों फार्मूले पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। और दो फार्मूला मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, उस पर भी क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के, ठीक है। तो चलिए उसको मैं दिखा देता हूँ, उसको आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए वो दो फार्मूला कौन से हैं, ये हैं मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। एक परमाणु का अगर द्रव्यमान निकालना होगा तो उस परमाणु का हम लोग यहाँ पे जो भी तत्व रहेगा उसका एटॉमिक मास लिख देंगे। अगर कोई एलिमेंट्स दिया है तत्व, अगर उसका पूछ दे कि उसमें बताइए कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो उसका एटॉमिक मास लिखना है और बटे में एवोगैड्रो संख्या लिखना है। एवोगैड्रो संख्या का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, ठीक है, उसका वैल्यू लिख देना है आप लोगों को, बस सिंपल, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है, इसको लिख देना है। अगर आपको पूछ देता है एक अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए, वो तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालने का फार्मूला था, और एक अणु का द्रव्यमान पूछ दे तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ेगा, मतलब कि क्या परमाणु क्रमांक लिखना पड़ेगा बटे एवोगैड्रो संख्या लिख देना पड़ेगा, तो हमारा एक अणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। उसी तरह एक परमाणु का द्रव्यमान इस फार्मूले से निकल जाएगा। तो दोनों फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यार 3 उसमें 2 इसमें 5 फार्मूले पे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस में केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ कराने वाला हूँ विद सॉल्यूशन। लेकिन कब समझ में आएगा, जब ये सारे फार्मूला आपको याद रहेगा तब। तो इस सारे फार्मूलों को आप लोग अपने नोट कॉपी पर अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आसानी से आप चीज़ों को रिलेटेड कर पाएँ और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक। क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक लिखा है। इन तत्वों के परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार याद रखना जरूरी है। किन तत्वों के, तो इन तत्वों के, जो ये तत्व आपको मैंने बताया था सेकेंड वीडियो में आप लोगों को कि इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वीडियो को रोक के लिख लीजिए। इसको आपको किसी कीमत पे याद करना है। कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को यह जो लिस्ट मैंने दिया था परमाणु भार परमाणु क्रमांक का याद करने का, कितने लोगों को याद हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। इसको किसी कीमत पर भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, तो मैंने बता ही दिया था। और एटॉमिक मास को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये भी मैंने सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर कर रखा था, ठीक है। तो वो लिस्ट जो मैं अभी दिखाया उन लोगों को परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद करने के लिए, उसको जरूर से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कि आगे की चीज़ें क्या हैं। तो अब देखिए इस लिस्ट में महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या महत्वपूर्ण वो पॉइंट्स हैं, लिखा है यहाँ पे कि 1 मोल, तो 1 मोल बराबर क्या होता है 6.023 गुणे 10⁻23 कण। इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या। 1 मोल बराबर ये होता है, ठीक है। अगर 1 मोल परमाणु पूछ दे आपको कि 1 मोल परमाणु कितना होगा, तो 1 मोल परमाणु पूछे तो यहाँ पे 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु हो जाएगा। मतलब आपका जो मान है सेम वही मान रहेगा, 1 मोल इतना ही होता है। परमाणु लगा है तो उसके पीछे परमाणु आपको लगा देना है। इसी तरह 1 मोल अगर अणु पूछ दे तो सेम वही पैटर्न होगा कि 6.023 गुणे 10⁻23 और यहाँ पे आपको अणु लगा देना है। शुरू में मैंने यहाँ 22 बताया था कि 0.2222, तो कुछ बुक में 22 दिया, कुछ बुक्स में 23, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। 22 पे भी आ जाता है, 23 पे भी, तो अलग अलग वैल्यू में मान दिया है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई पूछ दे कि 1 मोल आयतन, तो 1 मोल आयतन पूछा है
अरे सॉरी, आयन न होता है, आयन ही लिखा है, 1 मोल आयन। तो 1 मोल का वैल्यू आपका 6.023 × 10⁻23 होता है। आयन लगा है तो आयन लगा देंगे। तो ये चीज़ें आपको याद करनी होगी। तो याद करने का सिंपल, 1 मोल परमाणु पूछेगा तो सेम उसके पीछे परमाणु लगा देना है। 1 मोल पूछेगा तो 1 मोल को वैल्यू अणु लगा देना है। 1 मोल आयन पूछेगा तो वैल्यू उतार के उसके पीछे आयन लगा देना है। क्या है, कुछ नहीं है। आयन क्या होता है कि जिसमें चार्ज होता है उसको आयन कहते हैं। क्योंकि हमने परमाणु अणु हमने तो अच्छे तरीके से जान लिया। आयन क्या है, तो जिसमें चार्ज होता है, जिसमें ऋणात्मक धनात्मक चार्ज, जैसे ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस, SO4 पे -2। तो ये जो ऋणात्मक धनात्मक चार्ज होते हैं वही उसको आयन कहते हैं। ठीक है, तो आयन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ क्या कह रहा है कि 1 मोल परमाणुओं का भार ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है और 1 मोल अणुओं का भार ग्राम अणु के भार के बराबर होता है। तो इस चीज़ को समझना थोड़ा कठिन होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1 मोल परमाणुओं का भार ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। अब ग्राम परमाणु भार क्या होता है, तो देखिए कभी भी ग्राम एटॉमिक मास आ जाए, एटॉमिक मास परमाणु भार, ग्राम मोलिकुलर मास आ जाए परमाणु क्रमांक, ठीक है, ग्राम आयनिक मास आ जाए आपको, ठीक है, आयन द्रव्यमान आ जाए, ठीक है। तो कभी भी ग्राम के बाद अगर एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और आयनिक मास जुड़ता है, इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ग्राम एटम, ग्राम मोलिकुलर, ग्राम आयन भी लिख सकता हूँ। तो अगर कभी भी ग्राम के बाद एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, आयनिक मास, चाहे ग्राम एटम, ग्राम मोलिकुलर, ग्राम आयन इस प्रकार दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि वो किसको दर्शा रहा है, मोल को दर्शा रहा है, कि वो 1 मोल के बराबर होगा। कभी भी आपको इस तरह दिखाई दे तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे समझा दूँ, अगर मैं कह दूँ 5 ग्राम एटम ऑक्सीजन और लिख दूँ 5 ग्राम ऑक्सीजन, तो इन दोनों में बहुत अंतर है। अंतर इसलिए कि यहाँ पे लिखा है 5 ग्राम एटम ऑक्सीजन, देखिए ग्राम के बाद यहाँ पे एटम आ गया है, तब 5 ग्राम एटम ऑक्सीजन, तो हम जान जाएंगे कि n बराबर 5 आएगा। मतलब यहाँ पे मोल कितना है, 5 मोल है। मोलों की संख्या कितनी है, 5 है, क्योंकि मैंने बताया था ग्राम के बाद अगर एटम आ जाए तो वो मोल को दर्शाता है। अगर यहाँ पे लिखा है सिर्फ 5 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ पे तो आपका कुछ लिखा ही नहीं, ना एटम लिखा है, ना मोलिकुलर लिखा है, ना आपका आयन ही लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ वेट हो जाएगा कि वेट बराबर कितना, 5 ग्राम दिया है। ये मोल नहीं होगा, सिर्फ वेट एक भार दिखाएगा कि भार कितना है, 5 ग्राम है ऑक्सीजन का। तो बहुत अंतर होता है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि कभी भी ग्राम एटम, ग्राम मोलिकुलर, ग्राम आयन, चाहे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम आयनिक मास देते, ये वही मोल के बराबर होता है, मतलब 1 मोल के बराबर होता है। अब इस कहना क्या चाह रहा था, इसको देख लेते हैं। तो लिखा था 1 मोल परमाणुओं का भार ग्राम परमाणु भार के बराबर होता था। 1 मोल परमाणुओं का भार, तो 1 मोल परमाणु का भार कितना होता है, तो 6.2010 × 10⁻23 एटम का भार कितने बराबर होता था, परमाणु ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो इतना का वैल्यू मतलब कि 6.022 × 10⁻23 परमाणु का जो भार होता है वो 1 मोल के क्या होता है, बराबर होता है। ये कहना चाहता है ये चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट होंगी, 11th में है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आप जब यह चैप्टर ख़त्म होगा, अभी तो बहुत सारे लेक्चर बाकी हैं, तो सारी चीज़ें आपको जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या चीज़ कह रहे थे हम। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को परेशानी होगी, लेकिन वीडियो को 1-2 बार देखिए और हमारे साथ बने रहिए। लगातार आप लोगों को वीडियोज़ मिलेंगी तो आप देखते 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 सारी चीज़ें सीख जाएंगे कि हाँ मतलब क्या चीज़ हो रहा है इसमें। इस तरह 1 मोल अणुओं का भार भी वही होगा और ग्राम अणु भार के मतलब 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि किसी गैस के एनटीपी और एसटीपी पर 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस, दुनिया का कोई भी गैस है, अगर वो एनटीपी और एसटीपी पर 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन 22.4 लीटर के बराबर होता है। अभी एनटीपी और एसटीपी क्या होता है, तो मतलब कि एनटीपी और एसटीपी मतलब कि टेम्परेचर आपका 273 केल्विन और प्रेशर आपका 1 बार। ठीक है, 1 बार मतलब वायुमंडलीय दाब आपका 1 बार होना चाहिए और टेम्परेचर 273 केल्विन पर। कोई भी दुनिया का कोई भी गैस, दुनिया का कोई भी गैस 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन उसका क्या कहलाता है, 22.4 लीटर कहलाता है। दुनिया का कोई भी गैस टेम्परेचर 273 केल्विन पर और वायुमंडलीय दाब 1 बार पर, उसका जो आयतन होता है 1 मोल द्वारा घेरा गया जो उसका आयतन होता है वो फिक्स होता है 22.4 लीटर, चाहे वो दुनिया का कोई भी गैस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ कहना चाहता है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहना क्या चाह रहा है। तो थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट होंगी, धीरे धीरे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो केमिस्ट्री भाई थोड़ी थोड़ी दिक्कत होंगी आप लोगों को आगे चल के, लेकिन आपको घबराना नहीं है। रेगुलर क्लास रखेंगे, रेगुलर लेक्चर देखेंगे,
एक एक लेक्चर के बाद एक एक लेक्चर नेक्स्ट आता रहेगा, उसको देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी और एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तब उसको रिवीजन करेंगे तो सारे डाटा आपको क्लियर हो जाएंगे कि हाँ क्या चीज़ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक रोकते हैं, कल अब आएगी न्यूमेरिकल की क्लास। न्यूमेरिकल की कम से कम 3 क्लास में लूँगा क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है और यह फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी आप लोगों को जो लिस्ट में दिखाया था उसको याद होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में आप लोगों को, ठीक है। और बाकी पूरी कोशिश मैं करूँगा आप लोगों को समझाने की। आई होप क्लियर हो गया। ये लेक्चर चौथा है। लेक्चर तीसरा जो लोग नहीं देखे हैं, या तो लेक्चर दूसरा है तो लेक्चर पहला, वो प्ले लिस्ट पर चले जाइए चैनल के, उसको जरूर देख लीजिए। इसके बाद लेक्चर 4 देखिए, कल फिर लेक्चर 5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सारे में क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।